हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर की जो भी आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही थी उसमें अपन ने कन्वर्जेंस और कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था। उन पर बेस्ड आपके कुछ जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको सॉल्व करवा दिए थे और कंटिन्यूड फ्रैक्शन के साथ ही आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। तो आज अपन यूनिट सेकेंड शुरू कर रहे हैं। यूनिट आज अपन सेकेंड शुरू कर देते हैं। आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पर है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस यानी समीकरणों के सिद्धांत इन पर बेस्ड है। तो इनमें आपकी कई तरह की फेरारी मेथड्स और कार्डन्स मेथड्स पर जो भी आपकी समीकरण आएगी उनको टोटल सॉल्व करना अपन सीखेंगे। आप छोटी क्लासेस में आपने बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल इक्वेशंस पढ़ी है, उनके रूट्स अल्फा बीटा गामा लेकर आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया और उनको सीखा है। उन्हीं का जस्ट नेक्स्ट पार्ट है, ये थोड़ा अपडेट वर्जन है। तो आप आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं। क्लियर? तो है आपका जो ये टॉपिक है इस यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है। ये है आपका समीकरण के मूल एवं गुणांकों में संबंध है ना। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ the equation of one variable है ना। वेरिएबल यानी कि जो चर राशि होती है वो कितनी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए, या तो x के टर्म्स में होनी चाहिए या y के टर्म्स में होनी चाहिए, है ना। तो ये आपके मूल और गुणांकों में आपके उस समीकरण के जो भी संबंध है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मैं लेट कर लेता हूँ एक इक्वेशन। लेट एक समीकरण में मान लेता हूँ a नॉट एक्स रेज टू पावर n प्लस a1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन विद an एक्स रेज टू पावर n माइनस n और n माइनस n पावर हो जाएगी 0। और किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 हमेशा होता है 1, यानी कि 1 को आप an से मल्टीपल करेंगे तो भी आपका आंसर an ही रहेगा। दैट इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 0। इसको मैं किसके इक्वल मान लेता हूँ? 0। क्लियर? ये मान लेते हैं। और यहाँ मैं कह देता हूँ कि जहाँ की आपका ये जो a नॉट है वो क्या नहीं है? 0 नहीं होना चाहिए। आपका जो फर्स्ट कांस्टेंट है a नॉट a1 a2 ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ जो a नॉट आपका फर्स्ट कांस्टेंट है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इस केस में तो देखिए, अच्छा इसके मैं कुछ रूट्स मान लेता हूँ। माना कि रूट्स के मूल को कहते आप रूट्स के मूल मान लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा नॉट से मान लीजिए आप चाहे तो अल्फा 1 से मान रहे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन विद मान लेते हैं अल्फा n है। तो अगर इसके मूल ये हैं तो इसको एक बार मैं वापस लिख रहा हूं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो आप इसको लिख सकते हो a नॉट एक्स रेज टू पावर n प्लस a1 एक्स पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन विद an दैट इज इक्वल टू a नॉट इंटू में हो जाएगा आपका a नॉट इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन विद एक्स माइनस अल्फा n। तो यहाँ पर x टोटल कहाँ तक है? n टाइम्स तक है। तो x का n टाइम्स तक मल्टीपल आएगा x रेज टू पावर n, जिसके साथ मल्टीपल है a नॉट। तो ये रहा a नॉट x रेज टू पावर n। क्लियर? तो ये इनके टोटल रूट्स रहेंगे। क्लियर? अब देखिए, अब अपने पास एक रिजल्ट है क्या? a नॉट है वो आपका 0 नहीं है। क्लियर? a नॉट यहाँ पर क्या है? 0 नहीं। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ जहाँ की a नॉट आपका क्या नहीं है? 0 नहीं है। a नॉट आपका 0 नहीं है। अब देखिए, अब मैं एक काम कर लेता हूं कि ये जो आपको सर्व समीका मिली है, ये जो आपको सर्व समीका मिली है, इस पूरी सर्व समीका के दोनों ओर मैं a नॉट का भाग लगा रहा हूं। तो
मैं लिख देता हूं उपरोक्त सर्व समीका, उपरोक्त सर्व समीका के दोनों ओर ए नोट का भाग देने पर, ए नोट का भाग देने पर, तो देखिए आपका रिजल्ट क्या रहेगा, इधर से रहेगा आपका ए नोट बाई ए नोट तो हो जाएगा आपका 1, तो आएगा क्या यहाँ पे x की पावर n प्लस a1 अपॉन ए नोट एक्स एस टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 अपॉन ए नोट into x raised to power n minus 2 and so on with the last term a n upon a naught that is equals to a naught का लग गया भाग, a naught से a naught हो गया कैंसिल, तो बचेगा x minus alpha 1 into x minus alpha 2 and so on with x minus alpha n। ये इक्वेशन मिलेगी आपको, क्लियर। अब देखिए, अब जब इक्वेशन में अपन इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो टोटल x और अल्फा 1 अल्फा 2 के टर्म्स में जो भी इक्वेशन मिलेगी, तो यहाँ जो भी x की जो पावर्स मिलेगी आपको, x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 and so on x पावर n माइनस 1 x पावर n, उनके जो भी कोफिशिएंट्स है, अगर इधर की तरफ मैं इनके बीच में पड़ी है इक्वलिटी, तो मैं क्या करा दूंगा, यहाँ x की जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की पावर्स की मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, कंपेरिजन है कि तुलना करवा दूंगा, गुणांकों की तुलना करवा दूंगा, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, है ना, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा। तो इसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देखिए आपका इस केस में क्या रिजल्ट है, तो मैं यहाँ करवा देता हूँ गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करना है, तो मैं लेट कर लेता हूँ आपका जो भी मिलेगा सिग्मा। तो पहले अपन मान लेते हैं सिग्मा ऑफ अल्फा 1, सिग्मा ऑफ अल्फा 1 होने का मतलब है ये है, अच्छा सिग्मा, सिग्मा का मतलब भी क्या होता है, समेशन, समेशन का मतलब योगफल यानी कि मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन विद प्लस अल्फा एंड दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू आपका क्या रहेगा, इस केस में ये रहेगा a1 अपॉन ए नॉट, a1 अपॉन ए नॉट क्या रहेगा, a1 अपॉन ए नॉट, क्लियर। अब देखिए इसी तरह से आपका नेक्स्ट टर्म आएगा अल्फा 1 अल्फा 2, है ना, तो ये लिख दिया आपने सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 दैट इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन of alpha n minus 1 of alpha n that is equals to माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपके पास a2 अपॉन ए नॉट माइनस a2 अपॉन सॉरी ये आएगा आपका माइनस a1 अपॉन ए नॉट और ये रहेगा प्लस का। इसमें टर्म्स अल्टरनेट चलती हैं, जो भी आपका मूलों का योगफल लेते हो हमेशा, जैसे कि आप बाइनोमियल इक्वेशन में लेते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में मूलों का योगफल जो कि होता था माइनस b अपॉन a, तो इसमें भी सारे टर्म्स अल्टरनेट चलते, चाहे पावर x की पावर कितनी भी चली जाए, जब भी आप उसके रूट्स लेकर काम करें तो पहला जो भी आपका होगा मूलों का योगफल वो हमेशा चाहे कुछ भी हो गया होगा हमेशा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे होगा, क्लियर। तो यहाँ पर इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आएगा जैसे कि सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दैट इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस एंड सो ऑन, तो ये एंड सो ऑन तक अगर अपन ले रहे हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, और इसके साथ और चलते रहेंगे, वैसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिया है तो ये इसके साथ और आ सकता है, वैसे तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ से आपने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो अल्फा 1 के साथ क्या कहेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4 और अल्फा 2 अल्फा 4, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, क्लियर। तो इस तरह से टोटल जो भी आपकी टर्म्स मिलेगी, है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 4 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4। अब आप नेक्स्ट टर्म वापस क्या आएगी 3 क्या आएगी, यानी कि जैसे कि इसके बाद की टर्म क्या आएगी, इसके बाद में मान लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 2, इसके बाद क्या आएगी अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4, तो 1 की सारी टर्म्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर आएगी 2 की, तो 2 1 3 ऐसे करके टोटल टर्म्स चलती रहेगी, है ना। तो एंड सो ऑन ले लेते हैं अपन, एंड सो ऑन दैट इज आएगा आपका a2 का क्या नेक्स्ट टर्म, ये जो भी मिलेगा वो मिलेगा आपका माइनस का a3 अपॉन ए नॉट, माइनस का a3 अपॉन ए नॉट, क्लियर। इसके अलावा अपन जो भी टर्म्स कर लेंगे, है ना, तो मैं टोटल लास्ट टर्म तक ले लेता हूँ या फिर मैं इसको बराबर में लिख देता हूँ, यानी कि
आपका इसको जब आप जोड़ते रहेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन विद अल्फा n, यानी कि मूलों का गुणनफल। तो आएगा आपका -1 रेज़ टू पावर n इंटू ए एन अपॉन ए नॉट जी, ए एन अपॉन ए नॉट, ये आएगा इसका टोटल रिजल्ट। अगर आपके पास nth टर्म की कोई इक्वेशन हो तो इसके रूट्स अगर अल्फा 1 टू अल्फा n होंगे तो इनकी टोटल वैल्यूज क्या रहेगी, ये रहेगी। क्लियर। तो अब देखिए अपने पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं तो मैं उनको लिख लेता हूं, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्या रिजल्ट रहेगा। अगर मैं बायनोमियल इक्वेशन लूं यानी कि द्विघात समीकरण जो कि हुआ करती थी आपकी ax² प्लस bx+c, तो उस केस में अपन रूट्स लिया करते थे अल्फा और बीटा, जहाँ की अपन क्या करते थे कि मूलों का योग जो कि हुआ करता था आपका अल्फा प्लस बीटा, जिसको आप लिखते थे माइनस ऑफ x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, यानी कि -b/a, और एक लिखा करते थे आप मूलों का गुणनफल जो कि हुआ करता था आपका अचर पद बटा x² का गुणांक, यानी कि c/a। क्लियर। तो अपन उन स्पेशल केस के ही बारे में वापस डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं विशेष स्थितियां। क्लियर। तो विशेष स्थितियों को पहले बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण की जी। पहले बात कर लेते हैं द्विघात। यदि द्विघात समीकरण कौन सी ax² प्लस bx+c बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हो, तो एक तो आप लेते थे मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस ऑफ x का गुणा कौन, माइनस ऑफ b बटा x² का गुणा यानी कि a। एक लेते हैं मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा जो कि होता है अचर पद बटा x² का गुणा यानी कि a, यानी कि c/a। क्लियर। इसके बाद आप पढ़ते हैं दूसरी बात, यदि किसी त्रिघात समीकरण दे दें आपको, मान लीजिए ax³ प्लस bx² प्लस cx+d दैट इज इक्वल्स टू 0, और के मूल में मान लेता हूं, के मूल अपन ने कह दिया अल्फा बीटा व गामा हो तो अल्फा बीटा व गामा हो तो इसके रिजल्ट क्या रहेंगे। तो देखिए इसके रिजल्ट क्या रहेंगे। पहले तो आएगा आपका मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सिग्मा ऑफ अल्फा। क्लियर। जो कि आएगा आपका -b/a, फिर आएगा आपका सिग्मा अल्फा बीटा जो कि आएगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो कि आएगा आपका c/a, और एक आएगा आपका सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा गामा यानी कि वही आपका अल्फा बीटा और गामा जो कि रहेगा -d/a। ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म है, इनको तो आपको याद रखनी ही रखनी है। द्विघात की आपको याद है, त्रिघात की आप आज से याद कर लीजिए। 3 मूल होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो मूलों का योगफल -b/a, और दो के पेयर्स लेने अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का योगफल बराबर c/a, फिर वापस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। जितने मूल होते हैं टोटल उतनी टर्म्स होती हैं, वह फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। 2 मूल थे अल्फा बीटा तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 4 टर्म की होगी तो इसमें टोटल 4 आएंगे। क्लियर। तो तीसरी केस ले लेता हूं मैं कि यदि चतुर्थ घात इक्वेशन चतुर्थ घात
समीकरण, चतुर्घात की समीकरण बोल देते हैं अपन। ax रेज टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा तथा एक मान लेते हैं डेल हो तो पहली बात तो वही सिग्मा अल्फा का मतलब वही मूलों का डायरेक्ट योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या लिखोगे वही माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद में आप तीन का पेड़ लिखे सिग्मा ऑफ, यहाँ से लिखे आप अल्फा बीटा गामा। सिग्मा अल्फा बीटा गामा का मतलब क्या होगा? अच्छा पहले तो तीन से पहले दो मूल आएंगे यानी कि अल्फा बीटा। सिग्मा अल्फा बीटा क्या है? देखिए अल्फा बीटा के साथ क्या क्या आएंगे? टोटल टर्म चार आपके पास रूट से कितने? 1 2 3 4, तो 4 टर्म आने चाहिए। तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा के साथ और क्या आएगा? गामा प्लस अल्फा के साथ और क्या आएगा? डेल्टा आएगा। क्लियर? प्लस अल्फा की सारी टर्म्स कंप्लीट। इसके बाद बीटा, तो बीटा अल्फा लेनी चाहिए क्योंकि अल्फा बीटा अल्फा एक ही बात है। तो आएगा क्या? बीटा के बाद बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस का बीटा डेल्टा, तो बीटा डेल्टा प्लस अब बीटा की सारी टर्म्स कंप्लीट हो गई। इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। इसके अलावा गामा, तो गामा के साथ ओनली फॉर रहेगा गामा डेल्टा। गामा के अलावा इसके साथ कुछ आएगा नहीं क्योंकि गामा अल्फा यानी कि अल्फा गामा पड़ा है, गामा बीटा यानी कि बीटा गामा आपके पास पड़ा है। गामा गामा होता नहीं है और गामा के साथ वापस डेल्टा जाएगा। और डेल्टा सिर्फ डेल्टा अकेला है तो इसके साथ आएगा कुछ नहीं क्योंकि डेल्टा गामा यानी कि डेल्टा गामा का ही या गामा डेल्टा का ही आपके पास पड़ा है। डेल्टा अल्फा का ही या अल्फा डेल्टा पड़ा है वो भी पड़ा है। डेल्टा बीटा का ही या बीटा डेल्टा का ही वो भी पड़ा है। तो सारी टर्म्स यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस केस में हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी सिग्मा अल्फा बीटा गामा। तो तीन टर्म्स यानी तीन पेयर्स। इस केस में क्या होगा? देखिए अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस हो जाएगा आपके पास डेल्टा अल्फा बीटा ये होगा डेल अल्फा बीटा। क्लियर? देखिए कोई रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा और टोटल टर्म्स भी आपकी 4 आनी चाहिए। क्लियर? तो 1 2 3 4 क्लियर सही है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा और यहाँ से हो जाएगा बीटा गामा डेल्टा अल्फा एंड ये हो जाएगा डेल्टा अल्फा बीटा। क्लियर? तो कुछ भी टर्म इसमें रिपीट नहीं बराबर। नेक्स्ट टर्म क्या आपकी माइनस की होगी प्लस की होगी, अगेन वापस माइनस यानी माइनस डी अपॉन ए। और लास्ट टर्म रहेगी आपकी जो भी मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका ई अपॉन ए। तो ये कुछ बेसिक इक्वेशन थी, कुछ बेसिक आपकी स्पेशल केस थी। ये तो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अगर ये याद होगी तो ही आप इस यूनिट में जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये भी समझ में आई होंगी। क्लियर? अब देखिए इसमें एक चीज और है, तो वो समझाने के लिए मैं आपको पहले ये इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए बस आपको ये याद रखना कि जितनी x की पावर होगी उतने ही उसके रूट्स की इक्वेशन बनेगी। जैसे कि ax स्क्वायर यानी कि बाइनोमियल इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। x क्यूब था तो वहां पर अल्फा प्लस बीटा गामा और एक था अल्फा बीटा गामा, एक था आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि इक्वेशन भी कितनी? 3। तो जितनी x की पावर्स होगी उतनी उनके रूट्स की टोटल इक्वेशन बनेगी। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट है अपने पास, देखिए नेक्स्ट है आपके पास कि यदि दिए हुए समीकरण के मूल
समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी में हो तो समीकरण के मूलों को हल ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें आपको खाली रूट्स की सहायता से आप समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते, उसके अलावा आपको कुछ न कुछ एक उसके साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन और दी हुई आएगी, तो उसी की सहायता से अपन इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उनको भी सॉल्व करने के लिए आप कई बार हो सकता है फंस जाए, तो अपने पास कुछ बेसिक चीजें हैं उनको अपन पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर नोट लगा देता हूँ, है ना, नोट लगा के बता देते हैं कि यदि दिए हुए समीकरण के मूल, यदि दिए हुए समीकरण के मूल किसमें हो, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यदि दिए हुए समीकरण के मूल समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी में हो तो समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी में हो तो समीकरण के मूलों को निम्न प्रकार से लेंगे। तो समीकरण के जो मूल हैं उनको आप किस प्रकार से लेंगे उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी के केस में क्या होगा और गुणोत्तर श्रेणी में के केस में क्या होगा। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ कि समांतर श्रेणी, मूल समांतर श्रेणी हो। पहली बात करें कि आपके मूल यदि समांतर श्रेणी हो, इसमें समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो उस केस में क्या होगा, है ना। तो इसमें भी अगर आपके पास 3 रूट दे दिए, मान लीजिए कितने 3 मूल दे दिए, बोल रहा है कोई क्वेश्चन के आपके समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में है और 3 घातीय, तो वहां पर 3 मूल आपको मन से माने, तो वो ये जो मूल मानने का तरीका, ये स्टैंडर्ड तरीका आपको इसी रूप में मानना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अगर 3 मूल मानने पड़ेंगे तो कौन कौन से मानेंगे, तो एक तो मान लीजिए सेंटर वैल्यू को लेकर चलना। एक्चुअली एक मान लीजिए जैसे कि आपने अल्फा, और एक सेकंड वाला मान लीजिए आपने मान लिया अल्फा प्लस बीटा, और इससे इधर वाला मानना है आपको अल्फा माइनस बीटा। क्लियर। तो सेंटर वैल्यू विद इधर उधर, यानी कि जो डिफरेंस रहेगा, कॉमन डिफरेंस जिसको आप कहते हैं सार्वंतर, वो होना चाहिए हमेशा एक समान होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद अगर आपको बोलते हैं कि 5 मूल मानने, कितने 5 मूल, तो उस केस में क्या मानेंगे, उस केस में जैसे कि सेंटर में रखना है बस अल्फा को, सेंटर में सिंगल टर्म, उसके बाद में जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद में जैसे कि उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा, जैसे उसके बाद में अल्फा प्लस डिफरेंस कितना दे रहा है, बीटा का ले रहा है ना, डिफरेंस है कितना बीटा का। इसके बाद की अल्फा प्लस 2 बीटा, इसकी इधर की माने तो अल्फा माइनस बीटा, और इससे इधर की माने तो अल्फा माइनस 2 बीटा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, बीटा है। इसके अलावा यदि आपको 4 मूल मानने पड़े, ये तो थी विषम की बात, अब सम की बात करें, यदि आपको 4 मूल मानने पड़े तो सेंटर को छोड़ दीजिए, ये तो 2 होगी, तो एक तो अल्फा माइनस बीटा और एक आपके पास अल्फा प्लस बीटा होगी। एक प्लस और एक माइनस का लेकर चलिए, इसको कैलकुलेट करने में थोड़ी आसानी रहेगी, बस और कुछ नहीं। एक इधर का और ले लीजिए अल्फा माइनस 2 बीटा, और एक उधर का ले लीजिए अल्फा प्लस 2 बीटा। इसी तरह से 6 मूल की बात करें तो 4 तो ये है ही है, 4 तो ये है ही है, 2 और इधर से ऐड कर लीजिए, एक और इधर का अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। क्लियर। इसके अलावा दूसरी बात, अगर मूल गुणोत्तर श्रेणी में, मूल किसमें हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो मूल गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी यानी कि इसमें जीपी में हो, तो उस केस में क्या करना है कि पहली बात, अगर आपको मानने पड़े 3 मूल, गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन क्या होती है, उसका समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है उसका सार्वंतर समान होना चाहिए, और गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन होती है कि उसका जो सार्व अनुपात, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए,
वो एक जैसा है, नहीं कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, एक जैसा। तो कॉमन रेशियो की बात लेकर चलनी यहाँ पर, तो एक तो मैंने मान लिया जैसे कि अल्फा, नेक्स्ट टर्म मैंने मान लिया जैसे कि अल्फा बीटा, गुणोत्तर से तो गुणा में, तो इसका रेशियो क्या लिया आपने, बीटा, तो इसका नेक्स्ट रेशियो भी क्या लेना, अल्फा अपॉन बीटा, ताकि इनका कॉमन रेशियो। दूसरा पद बता, पहला पद अगर मैं करूँ तो जो भी रेशियो मिले वही तीसरा पद बटा पहला पद करने से मिलना चाहिए, यानी कि इसमें इसका भाग दीजिए, तो अल्फा बेटा अल्फा अपॉन बीटा, तो बीटा चला जाएगा ऊपर, अल्फा से अल्फा यानी कि आपका बीटा आएगा, क्लियर। इसी तरह से आप अल्फा बीटा में आप अल्फा का भाग अल्फा से अल्फा कर आएगा आपका बीटा, यानी यहाँ भी बीटा यहाँ भी बीटा, मतलब आपका जो सारा अनुपात है वो क्या है यहाँ पर बीटा है, क्लियर। इस तरह से अगर आपको 5 मोल मानने पड़े तो आप क्या मानेंगे, तो 3 तो ये है ही है, 2 और मान लीजिए सेंटर में अल्फा को, अगले सेंटर में इकलौती बात पड़ा रहना, तो ये रहेगा अल्फा बीटा, इसके बाद का एक और बढ़ा दीजिए तो अल्फा बीटा स्क्वायर, यहाँ जाइए अल्फा अपॉन बीटा और यहाँ जाइए अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, क्लियर। इसी तरह से अगर आपको, ये तो थी ओड की बात, ओड रूट्स की, इवन रूट्स की बात करें यानी कि 4 मूल मानने पड़े तो 4 मूल मानने पड़े तो सेंटर वैल्यू को हटा दीजिए, ये 2 ले लीजिए और इधर के 2 ले, सेंटर वैल्यू को हटा दीजिए, यानी कि एक तो आ जाएगा अल्फा बीटा, एक यहाँ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा, एक यहाँ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर और एक यहाँ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपको 6 मूल मानने पड़े तो आप क्या मानेंगे, तो 4 तो ये है ही है, और इस केस में 2 और इधर उधर ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा और अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ आ जाएगा आपका अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा आपका अल्फा अपॉन बीटा क्यूब, और उधर चलेगा अल्फा बीटा स्क्वायर और इधर चलेगा अल्फा बीटा क्यूब। तो ये कुछ रूट्स मानने के तरीके हैं जब भी आपको सीरीज देवे अर्थमेटिक या फिर ज्योमेट्रिक, यही स्टैंडर्ड तरीका है, आपको भी यही रूट्स मानकर ही काम करना है। रूट्स आप चाहे अल्फा बीटा की जगह कुछ भी ले सकते हैं, आपका पैटर्न नहीं होना चाहिए, तो ही आपका आंसर आएगा, एक प्लस में एक माइनस में और सेंटर वैल्यू किसके लिए, इवन रूट्स के लिए, और ऑड रूट्स के लिए प्लस माइनस ऐसे सिमेट्रिसिटी फॉलो होनी चाहिए सब में था, तो ही आपके रूट्स निकल पाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई होप आपको ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के आज का वीडियो में सारा जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह जो भी हैं आपके सॉल्व करना सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।